So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी. अभी 11th का बायोलॉजी हम ले रहे हैं. चैप्टर नंबर हमारा 5 शुरू है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मतलब कि सेल जो होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. मतलब कि cells having developed nucleus called as eukaryotic cell and the cells having undeveloped nucleus called as prokaryotic cell. तो उसके सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स कौन से, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद जो ER के टाइप है, फिर बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन लाइजोसोम्स है, ओके, सो वैक्यूल्स है. सो यह जो है ये क्या है, तो ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर के. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये इसका पार्ट 3 जो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसका फर्स्ट और जो पार्ट है वो ऑलरेडी अच्छे से अपलोड हो गया है. सेकंड भी जो हमने पार्ट है वो अच्छे से अपलोड कर दिया है. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफाई करेगा जब भी हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे तब. उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैं आपका डाउट वहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है, तो ये जो है ये है पार्ट 3 चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, पार्ट नंबर 3 के अंदर. ठीक है, तो इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इसको लिखते हैं शॉर्ट में ER. क्या लिखते हैं, ER. सो देखो दिस लिटल नेटवर्क विद इन द साइटोसोलिक प्रेजेंट इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल. साइटोसोलिक बोलो तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसका जो मटेरियल है उसको हम साइटोसोलिक बोलते हैं. ओके, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में होता है, मतलब कि सेल्स हैविंग डेवलप न्यूक्लियस. ओके, तो जिस सेल में जो न्यूक्लियस वो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस. तो सेल्स हैविंग डेवलप न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड कार्पस्कल्स. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, तो ये साइटोसोलिस में होता है. एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल बोलो तो सेल्स हैविंग डेवलप न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो ये सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है. लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, देखो मैच्योर ओवा, एक्सेप्ट ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड कार्पस्कल, उसको हम क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं. ठीक है, तो RBC के अंदर, मैच्योर RBC के अंदर एंड ओवा के अंदर जो कि फीमेल गैमेट है ओवा. ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है ओवा एंड मैच्योर RBC को छोड़ के. ठीक है, RBC क्या है, तो रेड ब्लड सेल्स है, तो ब्लड सेल्स का एक टाइप है. ओके, सो ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा वो RBC, WBC एंड प्लेटलेट. तो ये RBC है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स. देखो अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. ओके, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इसको देखा तो क्या देखेगा, इट अपीयर्स लाइक द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स. सो नेटवर्क होगा मेम्ब्रेन जैसा ट्यूब्यूल्स, कोई ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है एंड सैक्स कॉल्ड एज सिक्टर्नी. और ये सैक्स के जैसा इसका स्ट्रक्चर है. एक तो नेटवर्क है मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का, उसके बाद सैक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं. उस सैक्स को क्या बोलते हैं, तो सिस्टर्नी बोलते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल. बोले तो 50% से ज़्यादा मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है. ये आपको जो है बात अच्छे से ध्यान में रखनी होगी. देन दिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स. ये साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. वन विद इन द ल्यूमेन ऑफ ER. ल्यूमेन क्या है, तो देखो ऐसी सेल है या फिर ओके सेल एंड इधर जो बीच में पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं ल्यूमन. क्या बोलते हैं इसका, ल्यूमेन बोलते हैं. ठीक है, तो यह है ल्यूमेन. तो अगर ये ट्यूब है ऐसी ट्यूब, ओके, सो ट्यूब में का अगर हमने इसको काटा बीच में से और इसको खड़ा किया ऐसे, तो ये बीच में जो उसकी ये होगा ना उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन. ठीक है, एंड ER विद इन यहाँ पर देखो वन विच द ल्यूमन ऑफ ER कॉल्ड एज लैमिनल साइटोप्लाज्म. तो इसके दो, ये साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. एक है लैमिनल साइटोप्लाज्म. कौन सा है, लैमिनल साइटोप्लाज्म. लैमिनल साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, तो ल्यूमेन ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है उसके अंदर होता है लैमिनल साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म दैट लाइज आउटसाइड. और ये ल्यूमेन के मतलब कि ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर होता है वो होता है नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म.
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक है लैमिनल साइटोप्लाज्म, सेकंड है नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। सो लैमिनल साइटोप्लाज्म जो है वो ल्यूमेन के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और जो नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म है ये आउटसाइड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होता है। ठीक है, तो यह है इंफॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और भी हमको पढ़ना है, देखो आगे। अब देखो यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस। जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर एनवोलप। ये कंटिन्यूअस होता है विथ न्यूक्लियर एनवोलप। इसके ऊपर क्या होता है, तो न्यूक्लियर एनवोलप होता है एट वन एंड एंड एक्सटेंड टिल द सेल मेम्ब्रेन। और ये एक्सटेंड होता है, बोलो तो एक्सटेंड मतलब कि वहाँ से वहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक। ओके, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होता है विथ न्यूक्लियर एनवोलप। बोलो तो उसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर का एनवोलप होता है, न्यूक्लियस के ऊपर का न्यूक्लियर एनवोलप होता है एट वन एंड। ओके, वन एंड में एंड एक्सटेंड टिल द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ तक वो एक्सटेंड होता है, मतलब कि वहाँ तक वो प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, उसको जो आउटर मोस्ट में होती है सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ तक वो एक्सटेंड होता है, बोलो तो ऐसा प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है, उसके बाद इट एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंट्रासेलुलर, ओके, इंट्रासेलुलर बोलो तो सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर, उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। और अगर यहाँ पर वर्ड होता है इंटरसेलुलर तो हम बोलते दो सेल के अंदर। सो दिस इज एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोलो तो एक सेल के अंदर सपोर्ट करने का काम करता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि ये कैसा काम करता है, तो देखो सिंपल में है, इंटरसेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का काम करता है एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स इन दी साइटोप्लाज्म। जो वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे होते हैं। क्यों होते हैं, तो बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हेल्प करता है एक अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, उसको दूसरी जगह पर जाने नहीं देता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स करता है मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ वेरियस सेल्स ऑर्गेनल्स इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो इट दस एक्ट एज इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसलिए हम इसको इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, वो है इंट्रासेलुलर। इंट्रा बोले तो एक ही सेल के अंदर ये सपोर्टिव नेटवर्क का काम करता है। ठीक है, ये दो सेल के बीच में जो है सपोर्टिंग नेटवर्क का काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पर इंट्रासेलुलर है, इंटरसेलुलर नहीं है। द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन मे और मे बी स्टडीड विद द राइबोसोम्स। जो इसका जो आउटर जो सरफेस होगा वो राइबोसोम के अंदर स्टडी कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इट इज कॉल्ड एज रफ स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। मतलब कि ये जो है राइबोसोम्स पे ये डिपेंड है कि ये स्मूथ ईआर है कि रफ ईआर है। अगर उसके ऊपर राइबोसोम है, देखो स्मूथ एंड रफ ईआर डिफर इन देयर फंक्शंस। अगर उसके ऊपर जो राइबोसोम्स है, अगर ईआर के ऊपर राइबोसोम्स है, अभी देखो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम शॉर्ट में RER बोलते हैं। अगर ER पे राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ध्यान में रखना है, अगर ER पे राइबोसोम्स है तो वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर ER पे बोलो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं है तो वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है डिफर इन देयर फंक्शन। डिफर बोले तो वेरी, बोले तो चेंजेस। ओके, चेंजेस होते हैं। तो डिफरेंट की जगह पर इसने डिफर यूज किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफर बोले तो डिफरेंट। ठीक है, तो ये है थोड़ी इंफॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके बाद देखो और बाकी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हम डिटेल लेंगे। ठीक है, तो आपका लाइन टू लाइन लिया जाएगा, जो भी बेसिक पार्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैं आपका जो है पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो स्मूथ ER इज इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस। सो हमने देखा था कि रफ ER कैसे होता है, स्मूथ ER कैसे होता है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी इसके फंक्शन देखो, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो वेरियस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल है स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। सो यहाँ पर यह क्या करता है, तो लिपिड्स को सिक्रेट करने का काम करता है। एग्जाम्पल स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स और एंड उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरीज। सो लिपिड सिंथेसिस करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ी एक इंफॉर्मेशन देखते हैं।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स है उसका डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन बोलो तो टॉक्सिक बोलो तो जो है पॉइजन के जैसा, और डिटॉक्सिक बोलो तो उसको जो टॉक्सिसिटी उसकी ख़त्म कर देता है, जो जहर है उसको ख़त्म कर देता है, बोलो तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एंड पॉइजनस लीवर सेल्स एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस मसल सेल्स। तो यहाँ पर क्या करता है, कैल्शियम आयन का जो है स्टोरेज करता है वो मसल सेल्स के अंदर और पॉइजन का वो लीवर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है स्मूथ ईआर। अभी रफ ईआर देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक सेल्स दैट सीक्रेट इंसुलिन, एग्जाम्पल क्या है इसका, पैनक्रियाटिक सेल। ओके, जो पैनक्रियाटिक सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, अगर इंसुलिन अगर हमारे बॉडी के अंदर कम हो गया तो हमको जो डायबिटीज़ होता है, इसलिए इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर मतलब उसकी लेवल नॉर्मल होनी चाहिए। दिस प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड बाय द राइबोसोम्स अटैच टू रफ ईआर, जो प्रोटीन सीक्रेट किए जाते हैं राइबोसोम्स के थ्रू वो रफ ईआर में अटैच होते हैं एंड आर कॉल्ड सीक्रेटरी प्रोटीन्स, और उसको हम बोलते हैं सीक्रेटरी प्रोटीन बिकॉज ये प्रोटीन्स आर सीक्रेटेड बाय राइबोसोम्स, ये राइबोसोम से सीक्रेट किए गए प्रोटीन है, इसलिए हम इसको सीक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो यह है ईआर के बारे में हमने जो है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन अभी ली। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखो ईआर का, तो आपको दिख रहा है ये राइबोसोम्स इसके ऊपर है प्रेजेंट, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इधर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपको कोई भी राइबोसोम्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे माइन्यूट राइबोसोम्स है तो वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये न्यूक्लियर एनवलप होता है एंड ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप, और ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होके ऐसा सेल मेम्ब्रेन तक होता है। ये जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंडेड होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये है उसकी डेफिनेशन और ये हमने लिखा उसकी डायग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके टाइप्स देखे, उसके बाद टाइप्स के जो हमने फंक्शंस देखे एंड उसकी डायग्राम जो वो देखी। अब देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी, इसको हम गोल्जी apparatus भी बोलते हैं, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं एंड गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। सो वेरियस टर्म आर यूज टू डिनोट दिस असेंबली। तो इस असेंबली को वेरियस टर्म्स हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए, जिसमें क्या है, तो फिर अभी देखो सबसे पहले है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कोई हम गोल्जी बॉडीज बोलते हैं या फिर गोल्जी ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये 3 नाम्स इसके हैं, वेरियस टर्म्स है आर डिनोट टू दिस असेंबलीज, असेंबली को डिनोट करने के लिए। सो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है यूनिट सेल के अंदर होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसेंशियली कंसिस्ट स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन। स्टैक बोले तो क्या होता है, एक के ऊपर एक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक। ठीक है, तो स्टैक कैसे होता है, ये ऐसे एक के ऊपर एक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स एक के ऊपर एक होते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्स बोलते हैं, कॉल्ड एज सिस्टर्नी, उसको क्या बोलते हैं, सैक्स, उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। एंड डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी होती है वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक, इसकी जो डायमीटर है वो वेरी होती है, डायमीटर। ठीक है, देन सेल में हैव फ्यू टू सेवरल सिस्टर्नी। तो एक सेल के अंदर में हैव फ्यू सिस्टर्नी मतलब कि कुछ सिस्टर्नी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन के ऊपर वो डिपेंड है कि उसके अंदर कितने सिस्टर्नी होनी चाहिए। सिस्टर्नी क्या है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो स्टैक्स है, मेम्ब्रेन का स्टैक होता है एंड उसको सैक्स बोलते हैं एंड उसका ही नाम है सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन द थिकनेस एंड मॉलिकुलर कंपोजिशंस ऑफ द 2 मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी सैक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो थिकनेस एंड मॉलिकुलर कंपोजिशन होता है 2 मेम्ब्रेन का गोल्जी सैक्स के अंदर, वो डिफरेंट होता है। इसके अंदर हमने देखा कि मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, बोलो तो स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिफर होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको हम सैक्स बोलते हैं, इसका ही नाम है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं एक के ऊपर एक, उसका जो
कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, यही आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन द गोल्जी सैक शो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन द सेल ईच सिस्टर्नी हैज अ फॉर्मिंग, ओरिएंटेशन होता है, बोले तो अरेंजमेंट होता है। सो वो क्या करता है, सीज फेज होता है, एक क्या होता है सीज फेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो एक होता है सीज फेज एंड सेकंड होता है ट्रांस फेज, ठीक है। सेकंड कौन सा होता है, ट्रांस फेज। और ट्रांस, ये देखो आप यहाँ पर एन है, ठीक है, ये ट्रांस TRANS ट्रांस फेज। तो ट्रांस फेज एंड सीज फेज होता है। सीज फेज होता है ऑन द सेम साइड, मतलब कि क्या होता है सीज फेज बोले तो सेम साइड पे, एंड उसको हम क्या बोलते हैं मैच्योरिंग और ट्रांस फेज। तो सीज फेज उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, ठीक है। तो सीज फेज का ही दूसरा नाम है फॉर्मिंग फेज। अभी आप यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको। सो फॉर्मिंग फेज मतलब कि सीज फेज, ओके, मतलब कि सेम साइड पे, और मैच्योरिंग फेज मतलब कि ट्रांस फेज, ओके। फॉर्मिंग फेज का ही नाम है सीज फेज और मैच्योरिंग फेज का नाम है ट्रांस फेज। ट्रांस फेज बोले तो अपोजिट साइड में और सीज फेज बोले तो सेम साइड के अंदर। तो इस तरीके से ये क्या है, तो इसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है, बोले तो अरेंजमेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेल के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, गोल्जी बॉडी कैरीज आउट टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये दो टाइप के फंक्शन करती है। एक है मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ ईआर का जो सिक्रेशन है उसको मॉडिफाई करता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन, और दूसरा वो खुद के सिक्रेशन का प्रोडक्शन करता है गोल्जी बॉडी। इसलिए यहाँ पर दो फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है गोल्जी बॉडीज। एक है मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिक्रेशन है उसको मॉडिफाई करने का काम, एंड सेकंड प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन, और उसका खुद का सिक्रेशन का प्रोडक्शन करना है, ये उसका दूसरा काम है। देन सिस्टर्नी कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स। जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी क्या है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसा एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो अरेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो सैक्स बोलते हैं, और सैक्स का ही दूसरा नाम है सिस्टर्नी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेक्स का ही दूसरा नाम है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स, इधर जो है स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ये सिस्टर्नी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। रिफाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, रिफाइनिंग बोले तो उसको क्या जो है न्यू बनाया जाता है इन ऑर्डरली मैनर, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके, दैट आर बाउट फ्रॉम लूज सर्टेन शुगर्स। क्या करता है, सर्टेन शुगर को लूज करता है एंड रीगेन अदर, दस फॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरे को रीगेन करता है, ओके। सो वो क्या करता है, लूज करता है ओके, सर्टेन शुगर्स एंड रीगेन अदर, और जो बाकी के जो है उसको रीगेन करता है, यहाँ पर उसको लॉस करता है, रीगेन करता है, दस ऑफ फॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है ठीक है। तो ये इसका काम ही एक है मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ के सिक्रेशन को मॉडिफाई करना गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पहला काम है, और सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन, और उसके खुद को सिक्रेशन को प्रोड्यूस करना, ये इसका दूसरा काम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिस्टर्नी के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। रिफाइनिंग एंड प्रोडक्ट टेक्स प्लेस इन द ऑर्डरली मैनर, और ऑर्डर में होता है एक जो है वो रिफाइनिंग प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिपिड्स, glycoproteins that are brought from the lose certain sugars and regain others, thus forming a variety of product। ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। देन गोल्जी बॉडीज आल्सो मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट, गोल्जी बॉडी जो है वो खुद के प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि गोल्जी बॉडीज इन मेनी प्लांट सेल्स प्रोड्यूस नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड लाइक द पेक्टिन। ये नॉन सेलुलोज पॉलीसैकेराइड जो है वो है पेक्टिन, जो कि गोल्जी बॉडीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, वो खुद के प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे वो के प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बिकॉज इसका काम ही है के सिक्रेशन को मॉडिफाई करना, या फिर के जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करना, और सेकंड ये खुद का भी सिक्रेशन करती है और खुद के भी प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करते हैं गोल्जी बॉडीज। ये आपको जो है सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, इसमें दो फेज होते हैं, ठीक है। हमने देखा था फेज, एक था सीज फेज जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, और ट्रांस फेज, तो जो सीज फेज है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, एंड जो ट्रांस फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो मैच्योरिंग फेज। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो सीज फेज को दूसरा नाम है फॉर्मिंग फेज, और इसका नाम है मैच्योरिंग फेज, ठीक है। और ये होता है रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। यहाँ से गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, रिसीविंग साइड होती है, यानी वेसिकल्स होते हैं के अंदर, ओके, वेसिकल्स फ्रॉम ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आते हैं, न्यू वेसिकल्स फॉर्मिंग, और ये न्यू वेसिकल्स बन जाती है, ठीक है। मतलब के वेसिकल्स लेते हैं और न्यू इसका मॉडिफिकेशन करता है, और ये खुद के प्रोडक्ट का भी जो है मतलब वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पेक्टिन है,
जो कि क्या है तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पेक्टिन, जो कि हमने पहले देखा था कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी बॉडीज़ है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये है गोल्जी बॉडीज़ की डायग्राम। उसके बाद देखेंगे लाइजोसोम्स। क्या देखेंगे? लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स देखो, लाइजोसोम्स कैन बी कंसिडर एज डिसमेंटलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग यूनिट्स ऑफ द सेल। सो यहाँ पर जो है वो है डिसमेंटलिंग या फिर रिकंस्ट्रक्टिंग, ये दोनों भी। डिसमेंटलिंग बोलो तो क्या, तो ब्रेक डाउन करने का काम। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है तो उसको ब्रेक डाउन करना हो कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में उसको डिस्ट्रक्ट कर देना और बाद में रिकंस्ट्रक्ट कर देना। मतलब कि एक तो डिस्ट्रक्टिव या फिर रिकंस्ट्रक्टिव, ये दोनों काम होते हैं लाइसोसोम्स के। मतलब कि डिसमेंटलिंग करता है, डिस्ट्रक्ट मतलब उसको डिस्ट्रक्टिव बना देता है, उसको जो है वो छोटे छोटे पीस में उसको ब्रेक डाउन करा देता है, या फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। ये काम है लाइसोसोम्स का, यूनिट ऑफ द सेल। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये क्या है तो वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एंड द एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स आर यूज टू मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोस्टली यूज हो जाती है। किसके लिए? टू डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल। किसके लिए? डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्ट का मतलब कि क्या? हाइड्रोलाइज करने के लिए। हाइड्रोलाइज करने के लिए मतलब कौन किसको बोलो तो किसको ये हाइड्रोलाइज करेगा? तो ये करेगा मैक्रोमोलिक्यूल को। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रो मतलब होता है बिग मॉलिक्यूल। बिग मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेल के अंदर कुछ लगेगा एंजाइम्स, वो है लाइसोसोम्स, जो कि क्या करता है? मैक्रो बोले को बड़े वाले मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और सेल फिर बाद में उसको इजीली डाइजेस्ट कर लेती है। तो जो ऑर्गेनल सेल के अंदर होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, उसका फंक्शन होता है स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है सेल के अंदर। द लाइसोसोम्स एंजाइम शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। पीएच बोले तो क्या होता है? परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एसिडिक बोलो जिसका पीएच 1 to 7 है, 1 to 7 होता है एसिडिक, 7 to 14 होता है बेसिक, आपको पता है, ठीक है, एंड 7 पे होता है न्यूट्रल। तो 1 to 7 एसिडिक जो पीएच होता है उसके दौरान ये ऑप्टिमल बोले तो नॉर्मल एक्टिविटी शो करता है। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्जी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोलेंगे आप सर लाइसोसोम्स कहाँ से निकल के आया? तो लाइसोसोम्स आया गोल्जी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है, जो गोल्जी बॉडी है या फिर जो गोल्जी ऑपरेटस है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या फिर ईआर के साथ एसोसिएट हो गया और लाइसोसोम्स बन गए, जो कि डीमेंटलिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग का काम करते हैं। द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इंक्लूड ऑल टाइप्स। सो लाइसोसोम्स एंजाइम्स के अंदर सभी टाइप्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस इस रिएक्शन में पार्ट लेता है, और वो जो है वो कैटलिस्ट का जैसा काम करता है, मतलब कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। वाइल उसके बाद है अमाइलेसिस, उसके बाद है प्रोटीनेज एंड लिपेज। ये क्या है तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स है, ठीक है। देन दीज एंजाइम्स आर इन द इनएक्टिव स्टेट। ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, मतलब कि एक्टिव नहीं होते, एंड आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन लाइसोसोम्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स। जब ये लाइसोसोम के अंदर होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं, मतलब वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जब लाइसोसोम्स अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनल सेल के अंदर का उसको टच करता है टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसके बाद जो एंजाइम्स है वो एक्टिव बन जाते हैं। जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब लाइसोसोम्स कोई सेल के स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनल्स है उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जो है वो बाद में एक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन लाइसोसोम्स आर द पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉली बोले तो होता है मेनी, हमको पता है पॉली बोले तो क्या होता है तो मेनी, ठीक है, मेनी। एंड मॉर्फिक बोले तो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बॉडी। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर मेनी होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। ये बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे शेप में जो है वो मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। एंड वी कैन क्लासीफाई लाइसोसोम्स एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कैसे? प्राइमरी लाइसोसोम्स विच नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन द एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। और प्राइमरी जो लाइसोसोम्स है ये क्या है तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो कि जिसके अंदर एंजाइम जो वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। और सेकंड है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, या फिर हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड लाइसोसोम्स। सो यहाँ पर लाइसोसोम्स के हमने दो टाइप गिराए, ठीक है। फर्स्ट में जो है वो कौन सा था? फर्स्ट वाला था प्राइमरी लाइसोसोम्स, एंड सेकेंडरी, देन सेकंड वाला सेकेंडरी लाइसोसोम्स, या फिर उसको हम हाइब्रिड लाइसोसोम्स बोलते हैं। ओके, सो हाइब्रिड लाइसोसोम क्यों बोलते हैं? तो विच आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम है वो फ्यूजन हो जाता है एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ,
ओके, कंटेनिंग मटेरियल टू डाइजेस्ट, उसके साथ मटेरियल होता है उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, उसके साथ जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये हाइब्रिड लाइसोसोम बन जाता है, मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो इसके अंदर के जो एंजाइम्स वो एक्टिवेटेड बन जाते हैं। तो ऐसा हम क्या बोलेंगे इसको, लाइसोसोम्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स है उसका नाम ही है हाइब्रिड लाइसोसोम्स। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है और उसके अंदर के एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है इसके अंदर के एंजाइम्स जो है वो एक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। बिकॉज ये जो क्या है तो एंडोसाइटिक वेसिकल्स से कॉन्टैक्ट होता है और तब इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। और रिप्रेजेंटेड एज द हेट्रोफैगिक वेसिकल। हेट्रोफैगिक, हेट्रो बोले तो डिफरेंट एंड फैगिक बोले तो क्या करता है, तो ईट करने का काम करता है, खाने का काम करता है, उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है, वो है वेसिकल। ओके, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स काम करता है। एंड दिस इज लार्जर इन साइज देन द प्राइमरी लाइसोसोम्स, मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम्स का साइज जो वो बड़ा होता है देन द प्राइमरी लाइसोसोम्स। देन रेसिड्यूल बॉडी इज the vesicles contain undigested remain left over in the heterophagetic vesicle। अभी रेसिड्यूअल बॉडी क्या है, तो रेसिड्यूअल बॉडी क्या है, तो ये वेसिकल कंटेन अनडाइजेस्टेड रिमेन, मतलब कि कोई जो मटेरियल है वो अनडाइजेस्टेड, जो बाकी का बचा हुआ हो वो हेट्रोफैगिक वेसिकल्स आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द साइटोसल। ओके, मतलब डाइजेशन का प्रोडक्ट रिलीज हो जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड रिमेन पार्ट होगा, लेफ्ट होगा, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यूअल बॉडी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिड्यूअल बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स। और थोड़ी इंफॉर्मेशन हमको देखनी है, देखो लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ द सेल्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द डैमेज सेल। तो लाइसोसोम क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ सेल, सेल का डाइजेशन करने का काम करता है। जैसे कि जो है मतलब कि ओन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक डैमेज सेल, और खुद के ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि डैमेज सेल है। ओके, डैमेज सेल ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड एज ऑटोफैगिक वेसिकल्स। और जो डैमेज जो सेल ऑर्गेनल उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोफैगिक। ऑटोफैगिक बोलो तो ये जो है ये क्या करते हैं, खुद जो है वो खा लेता है उस सेल को, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटोफैगिक। ऑटो बोले तो खुद के खुद होना, ठीक है, फैगिक वेसिकल्स। और हम उसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ये क्या है, तो ये सुसाइड बैग है, इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है जो कि पूरे सेल को खा सकता है। लाइसोसोम्स जो है वो पूरे सेल को जो है एनगल्प कर सकता है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, जो कि जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो वो खत्म हो जाता है। एंड ऑटोफैगिक वेसिकल्स essentially consist of lysosomes fused with the membrane bound old cell organelles। इसके साथ क्या होता है, तो ये lysosomes होता है फ्यूज विथ किसके साथ, मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स के साथ, ओल्ड सेल ऑर्गेनल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू बी रिसाइकल, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको रिसाइकल करने के लिए। सो रिमेंबर एवरी वीक ह्यूमन लीवर सेल्स रिसाइकल हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो ह्यूमन की लीवर सेल है उसके अंदर का जो सेल्स होते हैं ना, मैक्रो बोले तो बड़े वाले मॉलिक्यूल, उसको रिसाइकल करता है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी वीक में जो हाफ सेल्स होते हैं, हाफ माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं लीवर सेल के अंदर, वो रिसाइकल होते हैं। तो लाइसोसोम उसको रिसाइकल करने का काम करता है, बिकॉज ये क्या है, तो मेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग करने का काम करता है लाइसोसोम्स, जो कि हमने देखा। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स, वो कि हमने पढ़ा है। प्राइमरी लाइसोसोम्स कब है, जब उसके अंदर के एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और सेकेंडरी लाइसोसोम्स या फिर हाइब्रिड लाइसोसोम्स उसको बोलते हैं जब उसके अंदर के एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तो वो हो गए यहाँ पर लाइसोसोम्स। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं जो है आपके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, कोई भी पार्ट पीछे नहीं छोड़ना चाहता। लाइसोसोम्स ब्रिंग्स अबाउट द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये दोनों डाइजेशन करने में हेल्प करता है। एक है इंट्रासेलुलर, सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। सो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलो तो क्या, तो इंट्रा आपको जो है वो सभी जब जगह पर काम आएगा वो है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो आपको ध्यान में रखना है, इंट्रा बोले तो सेल के अंदर का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और एक्स्ट्रा बोले तो सेल के बाहर का। एक्स्ट्रा सेलुलर बोले तो सेल के बाहर का डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। एंड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज अबाउट बाय ऑटोफैगिक वेसिकल। जो ऑटोफैगिक वेसिकल है इससे इंट्रासेलुलर बोले तो सेल के अंदर का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स विच कंटेन फॉरेन मटेरियल्स बाउड बाय द प्रोसेसेस लाइक द फैगोसाइटोसिस। और ये जो है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है। फैगोसाइटोसिस बोले तो क्या होता है इसके अंदर, जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है विच कंटेन फॉरेन मटेरियल्स बाउड इन बाय द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर उसने लिए होते हैं, वो होते हैं जो फॉरेन मटेरियल्स। एग्जाम्पल फूड वैक्यूल्स इन अमीबा एंड मैक्रोफैगस इन ह्यूमन ब्लड
दैट एनगल्फ द डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटर इन द बॉडी। सो यहाँ पर मैक्रोफेगस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर अमेबा के वैक्यूल्स, वो क्या करते हैं, जब भी कोई न्यू पार्टिकल जो मतलब कि एंजाइम्स हार्मफुल माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमको खुली आंखों से नहीं देख पाते हम उसको, वो जब हमारे बॉडी के अंदर अटैक करता है, बॉडी के अंदर आता है, तो ये मैक्रोफेगस जो है, मैक्रोफेगस उसको किल करने का काम करते हैं। देन ये हो गए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या है, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज बाउंड बाय द रिलीज ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम्स आउटसाइड द सेल। ये क्या करता है, ये लाइजोसोमल एंजाइम को रिलीज करता है और ये आउटसाइड द सेल के अंदर जो है वो बाद में उसका डाइजेशन किया जाता है। एग्जाम्पल एक्रोजोम्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, एक्रोजोम, अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पर्म। जो ह्यूमन स्पर्म होता है ना, उसके अंदर हेड होता है, बीच में जो है मिडल पीस होता है, देन टेल होती है, हमको पता है। और ये हेड के अंदर जो है यहाँ पर एक्रोजोम होता है, जो कि क्या करता है, मॉडिफाइड लाइबोसोम्स है, ये मॉडिफाइड लाइसोसोम्स। और जब ये एंजाइम लाइक द यहाँ पर है हाइलोरुनिडेस, ये क्या है, तो एंजाइम्स होता है उसके अंदर। और जब ये ओहम के कांटेक्ट में आता है, तो ओहम के ऊपर की जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये मॉडिफाइड लाइसोसोम्स। एंड द एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन बाय डिजोल्विंग यहाँ पर है प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओहम। ओहम की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डिजोल्व करने का काम करता है, बिकॉज यहाँ पर एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम, ठीक है। यह है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये क्या है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ह्यूमन स्पर्म के अंदर होता है। एक्रोजोम्स कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर हेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो यह है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम जो कि प्रोसेस में हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसकी डायग्राम है लाइसोसोम की। तो ये लाइसोसोम का सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है ऊपर का, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है इसके अंदर होते हैं। देन यहाँ पर देखो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर का मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये ईआर होता है, रफ ईआर। देन ट्रांसपोर्टेड वेसिकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन गोल्जी ऑपरेटस, उसके बाद लाइसोसोम के पास आते हैं। देन ऑटोफेगी होता है, खुद के खुद वो खाना खा ले, उसको एनगल्प करने का काम करता है, ऑटोफेगी। देन फूड वैक्यूल्स जो है, इसके अंदर से जो ऐसा फूड आता है, ओके। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, उसको हम फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब फूड को सेल के अंदर लिया जाता है उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फाइगोसाइटोसिस हम किसको बोलते हैं, जब एक्सटर्नल फूड जो है वो अंदर लिया जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। उसके बाद है हमारा जो लास्ट ऑर्गेनल लेने वाले इस पार्ट के अंदर, वो है वैक्यूल्स, ओके। सो वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वैक्यूल्स जो है वो देखो, वैक्यूल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रोमिनेंटली फाउंड इन द प्लांट सेल। तो ये क्या है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, ये प्रोमिनेंटली फाउंड होते हैं प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। एंड जनरली देयर आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल, और 2 या 3 जो है वो वैक्यूल्स होते हैं परमानेंटली इन द प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। और इन सम लार्जर प्लांट सेल्स सिंगल लार्ज वैक्यूल्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। तो सिंगल जो लार्ज वैक्यूल है वो सेंट्रल पार्ट ले लेता है सेल का, एंड इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल वैक्यूल। उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, बिकॉज वो सेंटर में होता है और पूरा का पूरा सेंटर का पार्ट ले लेता है। एंड इन सच सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई मच 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। और इस सेल के अंदर वैक्यूल, जब जिस सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है वहाँ पर 90% जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया जाता है, मतलब कि एक जो है वो वैक्यूल ही 90% जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। एंड द वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमको पता है क्या है, सेमी बोले तो हाफ, ठीक है। तो किसी भी वर्ड की इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही छुपी होती है। तो देखो सेमी बोले तो हाफ, परमिएबल बोले तो ऑलो करना, ठीक है। ऐसा मेम्ब्रेन जो कि हाफ सब्सटेंस को ही आगे जाने देता है, कुछ सब्सटेंस को बोले तो यूजफुल सब्सटेंस को ही वो सेल के अंदर आने देता है, बाकी के जो अनयूजफुल है उसको आने नहीं देता, उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलेंगे। देन दिस मेम्ब्रेन हेल्प इन द मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड। तो वैक्यूल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि कुछ सब्सटेंस को ही वो अंदर आने देता है, उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यूजफुल सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, उसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो है वो उससे क्या होता है, फिर सेल के अंदर का जो कंपोजिशन है वैक्यूलर फ्लूइड का वो मेंटेन रहता है, बिकॉज किसी को भी वो अंदर आने नहीं देता। एंड द सेल सैप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल। और जो सेल की सैप होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सेल सैप डिफर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो कंपोजिशन है सेल सैप का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स के सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद
द सेल सैप ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल्स इज स्टोर्ड हाउस ऑफ द, सो सेल सैप क्या है, तो ये स्टोर हाउस है सेंट्रल वैक्यूल, ओके। सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल क्या है, तो स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस एंड दस इज हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। हाइपरटोनिक बोलो तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होता है, बिकॉज ये स्टोर हाउस है। सैप सेल क्या है, तो सेंट्रल वैक्यूल की स्टोर हाउस है, वेरियस आयंस इसके अंदर होते हैं और इसको हम हाइपरटोनिक टू साइटोसोल बोलते हैं, ओके। द स्मॉल वैक्यूल इन सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल। जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का जो है वो स्टोर करते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गया। ऑर्गेनिक मटेरियल बोले तो कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने हुए मटेरियल, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। एंड इनऑर्गेनिक द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ विदाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। इन वैक्यूल्स अलॉन्ग विद द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये वैक्यूल में क्या होता है, और वैक्यूल में होता है अलॉन्ग विथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि वो लॉस करता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोले तो जो कि प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं, जो सब्सटेंस रिमूव किए जाते हैं ना बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अदर कंपाउंड्स आर स्टोर्ड दैट आर हार्मफुल अनएक्सेप्टेबल टू हर्बिसाइड। तो ये क्या है, अदर स्टोर सब्सटेंस को भी ये स्टोर करता है, जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस को, या फिर अनपैटेबल टू हर्बिसाइड्स। अनपैटेबल बोले तो क्या होता है, अनप्लेटेबल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है, ओके। इसकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा खराब होती है, जो कि हर्बिवोरस, हर्बिवोरस बोले तो ऐसे एनिमल जो कि हर्ब के ऊपर फीड करते हैं, जो हर्ब को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, उसको होते हैं हर्बिवोरस। और ये जो है ये क्या है, तो ये यहाँ पर है प्लेटेबल, मतलब कि इसको ये खा नहीं सकती, बिकॉज यहाँ से जो बहुत ज़्यादा बदबू आएगा, एंड देयरफॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स, और इस तरीके से ये प्लांट को खा नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ से जो है स्मेल वो खराब आएगी, इसलिए जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे वैक्यूल्स। देन यहाँ पर अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स आर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट इन वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स क्या है, तो स्टोर हाउस है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था वैक्यूल्स क्या है, स्टोर हाउस है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो वेरियस सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है, इसलिए जो कलर्स होते हैं पेटल्स का वो ब्राइट होता है, बिकॉज वैक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन पिगमेंट को स्टोर किया जाता है जो कि कलर को एनहांस करता है। Then intake of food or foreign particles by phagocytosis involving formation of food vacuoles। और intake of food करता है, foreign particle को intake करता है by the phagocytosis, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, phagocytosis। बाहर के मटेरियल को अंदर लिया जाता है, उसको हम phagocytosis बोलते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ओके। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, और वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। तो ये वैक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट में माइक्रोबॉडीज, देन है फेरोजोम्स, देन है पेरोक्सिसोम्स, ओके। सो फर्स्ट में है माइक्रोबॉडीज, फेरोजोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। देखो माइक्रोबॉडीज क्या होता है, आर फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल दोनों के अंदर मिलता है। एंड दीज आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ये माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। एंड माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन देयर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। देन होते हैं फेरोजोम्स, दीज आर फाउंड मेनली इन द सेल इन्वॉल्विंग द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट्स। जो सेल फैट का स्टोरेज करती है उस सेल के अंदर होते हैं फेरोजोम्स, ओके। एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड्स, जो ऑयल सीड्स है उसके अंदर का जो एंडोस्पर्म है, ऑयल सीड, ऐसे सीड जिसके अंदर से ऑयल निकलता है, और ऐसे सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर सीड एंड एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है, और एंडोस्पर्म जो है उसका होता है, एंडोस्पर्म जो है वो एग्जाम्पल है फेरोजोम्स का, मतलब उसके अंदर जो है वो यहाँ पर फेरोजोम्स होता है, बिकॉज उसके अंदर फैट्स को स्टोरेज, बोलो तो ऑयल्स को स्टोरेज करने का काम होता है, इसलिए यहाँ पर एंडोस्पर्म तो होता है ऑयल सीड्स के अंदर, ठीक है, वो है फेरोजोम्स, बिकॉज ये स्टोरेज ऑफ फैट का स्टोरेज करता है उस सेल के अंदर, ये फेरोजोम्स होता है। एंड पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम्स दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सबस्ट्रेट, जो हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है सबस्ट्रेट से, एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो होती है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम कंटेन एंजाइम्स दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है सबस्ट्रेट से, एंड जो है वो टॉक्सिक क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2, उसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टॉक्सिक जो है वो सब्सटेंस ये रिलीज करता है, एंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये होते हैं पेरोक्सिसोम्स। तो ये है पेरोक्सिसोम्स, उसके बाद ये फेरोजोम्स एंड माइक्रोबॉडीज, तो ये लाइसोम्स की ये टाइप्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 3 खत्म होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल का, ओके।